जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AMG के स्टडी पे। और आपको पता होगा कि हम SSC GD के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। 17 प्रैक्टिस सेट हमारे हो चुके हैं। ये हमारे 18वें नंबर का प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। और टारगेट है हमारा SSC GD जो 2024 में एग्ज़ाम होगा, जो 2023 में फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हों तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों 20 क्वेश्चन पर 20 क्वेश्चनों का ये प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। 20 क्वेश्चनों में से आप कितने कर सकते हैं वो सब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। देखो आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा हो, बंगाल विभाजन योजना कब लागू की गई थी। बंगाल विभाजन योजना कब लागू की गई। ऑप्शन ए 16 अक्टूबर 1905 या 9 जनवरी 1915 या 30 दिसंबर 1906। तो बंगाल विभाजन योजना कब शुरू की गई, 16 अक्टूबर 1905, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जब बंगाल विभाजन योजना शुरू की गई तब बंगाल वो वायसराय कौन है, भारत के वायसराय कौन है तब, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के समय में ही बंगाल विभाजन योजना शुरू की गई, ठीक है। बंगाल को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया, एक तो पूर्वी बंगाल, ठीक है। पहले तो पूर्वी बंगाल फिर पश्चिमी बंगाल, 2 भागन में विभाजित है गए, ठीक है। अगर पूछ ले 9 जनवरी 1915 तो 9 जनवरी 1915 को आपको पता होगा कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए, तो इसलिए 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस मनावे, ठीक है। अगर पूछ ले 30 दिसंबर 1906 तो 30 दिसंबर 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 30 दिसंबर 1906 के अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा हूँ, सत्रिया को खालिस्तान में संगीत नाटक अकादमी द्वारा नृत्य शास्त्रीय नृत्य के रूप में कब में मान्यता दी गई। ये कह रहा हूँ सत्रिय नृत्य को संगीत नाटक अकादमी ने कब शास्त्रीय नृत्य की मान्यता दी, तो कब दी, 2005 में, 2010 में या 2020 में या 2000 में, ठीक है। तो मान्यता कब मिली, 2000, करेक्ट, 2000 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगर पूछ ले संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई, तो संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई, 1953 में, 1953 में, ठीक है। अगर मुख्यालय पूछ ले तो मुख्यालय कहाँ पे है इसका, दिल्ली। मुख्यालय कहाँ पे, नई दिल्ली में, ठीक है। और टोटल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है, 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, ठीक है। कितने, 8। और अगर पूछ ले सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा, भरतनाट्यम, जो कहाँ को, तमिलनाडु को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये करो, प्रसिद्ध वादक पंडित रामनारायण निम्नलिखित में से किसी वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं। पंडित नारायण किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन ए सरोद, ऑप्शन बी सारंगी, ऑप्शन सी घट्टम, ऑप्शन डी वीणा। तो पंडित रामनारायण किसे बजाने के लिए जाने जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी सारंगी, ठीक है। पंडित रामनारायण किसे बजाने के लिए जाने जाते हैं, सारंगी को, ठीक है। अगर देखो अगर पूछ ले पंडित रामनारायण की एक पुत्री को क्या नाम है, पुत्री को क्या नाम है, अरुणा नारायण, अरुणा नारायण, अरुणा नारायण। और ये इकलौती सारंगी वादक है महिलन में। अगर पूछ ले इकलौती सारंगी वादक महिला कौन सी है, तो कौन है, अरुणा नारायण। ये भी सारंगी वादक हैं, ठीक है, ये भी सारंगी बजावे हैं। अगर पूछ ले भारत की इकलौती शहनाई वादक कौन है, महिला में पूछ ले महिला इकलौती कौन है, शहनाई वादक कौन है, तो बागेश्वरी कमर, बागेश्वरी कमर, ठीक है। अब देखो वीणा वादक पूछ ले तो वीणा वादक कौन है, एस बालाचंद्र, ठीक है। और शहनाई वादक एक तो पंडित रामनारायण है, और भी हैं, देखो जैसे रमेश मिश्रा, ये भी शहनाई वादक हैं, रमेश मिश्रा, शकूर खान, सुल्तान खान, ये कौन है, शहनाई वादक। और घट्टम पूछ ले तो TH विनायक राम, EM सुब्रमण्यम, ठीक है। और अगर सरोद नायक पूछ ले तो सरोद बजाने वाले अमजद अली खान और अली अकबर खान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा हो,
चैत्यागिरी बिहार महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? चैत्यागिरी बिहार महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो चैत्यागिरी बिहार महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी। कौन से में? मध्य प्रदेश में। अगर पूछ ले हिमाचल प्रदेश में कौन सा मनाया जावे? लाबी महोत्सव और फुलेज। ठीक है, लाबी और फुलेज कहाँ पे मनाया जावे? हिमाचल प्रदेश में। अगर मध्य प्रदेश के और भी हैं देखो, घड़ियाल, ठीक है, घड़ियाल उत्सव, नीरजा उत्सव, ककसार उत्सव, लोकरंग उत्सव, ये कहाँ पे मनाया जा रहा है? मध्य प्रदेश में। और तेलंगाना बोनालू उत्सव तेलंगाना में। ठीक है, बथुकंबा उत्सव तेलंगाना में। अगर त्रिपुरा में पूछ ले तो नीर महल उत्सव त्रिपुरा। पीलक उत्सव कहाँ पे मनाया जावे? ये भी त्रिपुरा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इरवतनेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? इरवतनेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में? तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में या तेलंगाना में? तो किस राज्य में? तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु में। देखो तमिलनाडु के जो मंदिर है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर एग्जाम में पूछने को मिले। तो देखो जैसे मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे? मीनाक्षी मंदिर भी तमिलनाडु में। ठीक है, मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में। और ये किसके लिए यहाँ? पार्वती के लिए यहाँ, पार्वती जी की मूर्ति है मीनाक्षी मंदिर में। ठीक है ना। और बृहदेश्वर मंदिर भी कहाँ पे? तमिलनाडु में। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में। और कुमारी अम्मन मंदिर भी तमिलनाडु में। ठीक है, श्रीपुरम मंदिर भी तमिलनाडु में। अगर पूछ ले तेलंगाना में जो यूनेस्को की 39वीं धरोहर है वो तेलंगाना में रमप्पा मंदिर कहाँ पे? तेलंगाना। और भगवान शिव के लिए यहाँ है। ठीक है, जो 2011 में यूनेस्को में शामिल हुए, 2021 में। कब? 2021 में शामिल हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये करो, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रस्किन बॉन्ड द्वारा नहीं लिखी गई है? रस्किन बॉन्ड द्वारा कौन सी पुस्तक ना लिखी गई? देखो द रूम ऑन द रूफ ये रस्किन बॉन्ड की है। द ब्लू अम्ब्रेला ये भी रस्किन बॉन्ड की है। मिडनाइट चिल्ड्रन ये रस्किन बॉन्ड की ना, ये किसकी है? शशि थरूर की। सॉरी, शशि थरूर की ना, सलमान रुश्दी की है। सलमान रश्दी। मिडनाइट चिल्ड्रन किसकी है? सलमान रश्दी की। और रोड्स टू मसूरी ये भी किसकी है? रस्किन बॉन्ड की। ठीक है, तो द रूम ऑन द रूफ ये रस्किन बॉन्ड की। द ब्लू अम्ब्रेला भी रस्किन बॉन्ड की है। रोड्स टू मसूरी ये भी रस्किन बॉन्ड की। लेकिन मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रश्दी की है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ में नहीं है पूछिए तो ऑप्शन नंबर डी है जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये करो, भारत ने कब पहली बार क्रिकेट विश्व कप जीता था? भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप कब जीतो? 25 जून 1983 या 26 जुलाई 1983 या 25 अगस्त 1983 या 25 मई 1983? तो भारत ने कब जीता? 25 जून 1983 में। और कप्तान कौन है? कपिल देव। कप्तान है कपिल देव। और किसे हरा के जीता? उपविजेता कौन? वेस्ट इंडीज। उपविजेता कौन है? वेस्ट इंडीज। और ये वर्ल्ड कप का तीसरा मैच हो, मतलब तीसरा मैच का तीसरा संस्करण, मतलब तीसरी बार हो। पहली बार वर्ल्ड कप कब हो? 1975 में, फिर 1979 में, और तीसरी बार 1983 में। ठीक है, 1975 में कौन जीता? वेस्ट इंडीज। 1979 में भी वेस्ट इंडीज, लेकिन 1983 में हमारा भारत जीता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा हूँ, मार्शल लॉ की अवधारणा जो मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करती है किस देश से ली गई है? मार्शल लॉ की अवधारणा किस देश से ली गई है? जापान से, यूएसएसआर से, या चीन से, या यूके से? तो मार्शल लॉ की अवधारणा किससे ली गई है? यूके से, यूनाइटेड किंगडम से। ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है, जो मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करती है। अगर पूछ ले मूल अधिकार किस भाग में, तो मूल अधिकार भाई हमारे कौन से भाग में, भाग 3 में, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक है। ठीक है, अगर पूछ ले भाग 1 में, देखो भाग 1 में संघ जो 1 से 4 तक है, संघ और राज्य क्षेत्र। भाग 2 में नागरिकता, भाग 2 में नागरिकता जो 5 से 11 तक, अनुच्छेद 5 से 11 तक। और भाग 3 में मूल अधिकार जो 12 से 35 तक है। ठीक है, तो मूल अवधारणा कहाँ से ली गई है, यूके से, और मूल अधिकार कहाँ से लिए गए, ये अमेरिका से। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए, अमेरिका से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि आरक्षण जैसी नीतियाँ समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करती। मतलब आरक्षण जैसी नीतियाँ समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करती। ये कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 14 के 1 में, या अनुच्छेद 21 में, या अनुच्छेद 16 के 4 में, या अनुच्छेद 15 के 2 में। तो किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 16 के 4 में, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अनुच्छेद 14 के 1 में तो विधि के समक्ष समानता, और अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार। ठीक है, और अनुच्छेद 15 के 2 में धर्म जाति लिंग के आधार पर मतलब भेदभाव ना है, तो अनुच्छेद 15 के 2 में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये करो भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सहकारी समितियों के गठन के अधिकार का उल्लेख है। सहकारी समितियों के गठन का अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 19 के फर्स्ट के डी में, 19 के फर्स्ट के बी में, या 19 के फर्स्ट के ए में, या 19 के फर्स्ट के सी में। तो किस में, 19 के फर्स्ट के सी में, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आर्टिकल 19 के फर्स्ट में भाई ए में तो हमारे वाक की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक मतलब बोलने की स्वतंत्रता ए में। ठीक है, और बी में शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, बी में शांतिपूर्ण, और सी में गठन करने की मतलब समिति बनाने की स्वतंत्रता कहाँ पे, 19 के ए में, ए के सी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा हूँ निम्नलिखित में से किसने 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम को निरस्त किया था। किसने निरस्त किया, ऑप्शन ए रिपन ने, ऑप्शन बी लेटन ने, डफरिन ने, या इनमें से कोई नहीं। तो किसने निरस्त किया, ऑप्शन बी लेटन ने। ठीक है, लेटन ने। ये कब से कब तक रहा लेटन, 1876 से 1880 तक। ठीक है, 1880 तक। अगर पूछ लें रिपन के बारे में, तो ये 1880 से और 1884 तक रहे हो। ठीक है, भारत का उद्धारक और स्थानीय स्वशासन का जनक भी किसे बोला जाता है, रिपन को। इसी के समय में जनगणना हुई, जनगणना 1881 में रिपन के समय में हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा हूँ सालबाई की संधि के परिणाम स्वरूप निम्न में से किसी युद्ध का अंत हुआ। मतलब सालबाई की संधि से किसका अंत हुआ, पानीपत का तृतीय युद्ध का, या द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का, या प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का, या बक्सर का युद्ध का। पर पानीपत का तृतीय युद्ध का भाव 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हो पानीपत का तृतीय युद्ध। ठीक है, और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध ये 1803 से 1805 तक चला। 1803 से 1805 तक युद्ध चला, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, और ये राजापुर घाट संधि से समाप्त हो, राजापुर घाट संधि से। और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 तक चलो। ठीक है, और ये सालबाई की संधि से समाप्त हो, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ठीक है, और बक्सर का युद्ध कब हो, 1764। ठीक है, अगर पूछ ले देखो आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805। अगर पूछ ले तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हो, तो 1817 से 1818 तक। ठीक है, और ये ग्वालियर की संधि से समाप्त हो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा हूँ निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थान राजस्थान में, मतलब कौन सी नदी राजस्थान से निकले, माही नदी, तापी नदी, बनास नदी, या नर्मदा नदी। भाई माही नदी तो हमारी एमपी से निकले, मध्य प्रदेश से,
माही नदी। और तापी नदी भी मध्य प्रदेश से निकले। बनास नदी लिख रहे हैं राजस्थान से, राजस्थान से कौन सी नदी लिख रहा है? बनास नदी। और नर्मदा नदी ये भी एमपी से निकले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात क्या था? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात क्या? प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। ठीक है, ये ऑप्शन राइट है। ठीक है, अगर पूछ ले कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंग अनुपात किस राज्य को? सर्वाधिक लिंग अनुपात पूछ ले तो केरल को। ठीक है, और सबसे कम लिंग अनुपात अगर केंद्र शासित केरल को। ठीक है, सबसे अधिक केरल को, और सबसे कम पूछ ले तो हरियाणा को। हरियाणा अगर पूछ ले संघ शासित प्रदेशों में सबसे अधिक लिंग अनुपात किसको? पुदुचेरी को। और सबसे कम दमन और दीव को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित है? कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित? कौन सी पंचवर्षीय योजना? प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो कौन सी है? द्वितीय पंचवर्षीय। ऑप्शन नंबर बी। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक? 1951 से 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना। और ये हेराल्ड के डोमर के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक, ये महालनोबिस के विचारों पर आधारित है। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक। और चौथी पंचवर्षीय योजना आई हमारी 1969 से 1974 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा हूँ मानव फेफड़ों द्वारा छोड़ी गई गैस कार्बन डाइऑक्साइड का कितना प्रतिशत यूज करता है? ये कह रहा मानव के जो फेफड़े हैं वो कितने प्रतिशत मतलब बाहर छोड़ें, यूज ना करें, बाहर छोड़ें, कितने प्रतिशत बाहर छोड़ें? भाई आप सभी को पता होगी कि हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन कितनी परसेंट है? 78%। ठीक है, और ऑक्सीजन कितनी परसेंट है? 20%। अगर पूछ ले आर्गन कितनी परसेंट है, तो आर्गन है हमारे 0.93% वायुमंडल में। ठीक है, अगर पूछ ले कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंट है, तो 0.03%। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन तो वायुमंडल में 20% है। अब देखो 20% हमारे फेफड़े अंदर ले गए, लेकिन 16.6% यूज कर लें। ठीक है, 16.6% तो यूज कर लें, और बाहर कितनी निकालेंगे फिर? 4.4%। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये करो 3 सेकंड नियम किस खेल में लागू किया जाता है? 3 सेकंड नियम किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल से, कबड्डी से, बैडमिंटन से या खो खो से? तो 3 सेकंड नियम किससे संबंधित है? बास्केटबॉल से। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बास्केटबॉल में टोटल कितने खिलाड़ी हों? 5 खिलाड़ी हों। ठीक है, अगर पूछ लो कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी। और खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 खिलाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये करो सिकंदर के आक्रमण के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किस वंश का उदय हुआ? भाई सिकंदर के आक्रमण के समय किस वंश का उदय हुआ? सिकंदर ने आक्रमण कब करो? पहले तो ये पता हो कब करो? 326 ईसा पूर्व में। ठीक है, और सिकंदर करीब 19 महीने तक भारत में रहो। 19 महीने तक भारत में रहा कौन? सिकंदर। ठीक है, और सिकंदर के आक्रमण के समय किस वंश का उदय हुआ? मौर्य वंश का। ऑप्शन नंबर बी। और मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा हूँ सर्च इंजन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सर्च इंजन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ईमेल भेजना, या इंटरनेट पर जानकारी ढूंढना, या समाचार लेख उनको एडिट करना, या ऑनलाइन गेम खेलना। तो सर्च इंजन भाई कोई सर्च करें तो हम कुछ ढूंढे हैं ना, तो इंटरनेट पर हम कुछ ढूंढें तो इंटरनेट पर कुछ ढूंढना सर्च इंजन का कार्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा हूँ संगीतकार भजन सोपारी किस घराने के एक संतूर वादक थे? भजन सोपारी किस घराने से संबंधित थे? सूफिया घराना, पंजाब घराना, बनारस घराना, या इनमें से कोई नहीं? तो संगीत भजन सोपारी किस घराने से संबंधित है? सूफिया घराना से। ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।